नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो डॉक्टर से पूछो में। दोस्तों, हम सभी लोग एक समाज, एक परिवार में रहते हैं, जहाँ हम अपनों की खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम उनको किसी भी तरह की कोई कमी ना होने दें। लेकिन फिर भी उनके दिमाग की गहराइयों में कोई बातें घर कर जाती हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता और कभी कभी हमें उसके घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम हमेशा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की तो बात करते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर कम बात करना पसंद करते हैं। लेकिन डॉक्टर से पूछो कि इस सीरीज में हम पूरे जून बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य पर, जहां पर हम आपको अलग अलग तरह के मानसिक विकारों के बारे में अवगत कराते हैं, साथ ही उनका क्या इलाज संभव है ये भी बताते हैं। और इन सब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन जी। आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में एस रंजन जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते सर, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात नहीं करते हैं जी। आज दर्शकों, हम लोग बात करने वाले हैं लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन और डिप्रेशन के बारे में। हम इस विषय पर आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह न सिर्फ सामाजिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे पर निर्भर होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी कारण से लंबे समय तक अकेले रहने लगते हैं। हालांकि अकेलेपन का शिकार केवल वही व्यक्ति नहीं होते जो समाज में अकेले रह रहे हो, बल्कि इसका शिकार कई बार ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो भले पूरे परिवार, सगे संबंधियों और मित्रों से घिरे हुए हो और इसके बावजूद खुद को अकेला अनुभव करते हो। अकेलापन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर के युवाओं की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह है आत्महत्या, और इसका सबसे बड़ा कारण है अकेलापन। अकेलापन में लोगों से जुड़ाव कम होने के कारण व्यक्ति मेंटली डिटॉक्स नहीं हो पाता। इस बीमारी में लोगों से जुड़ाव कम होने के कारण कोई व्यक्ति मेंटली डिटॉक्स नहीं हो पाता, जिससे हार्ट डिसीजेस, डिप्रेशन, बेचैनी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं उसे घेर लेती हैं। इसके अलावा आज आम बीमारियों में से एक है डिप्रेशन। बच्चे, जवान और बूढ़े हर तबके के लोग इस बीमारी के शिकार हैं। दरअसल डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है जिसमें उदासी की भावना किसी इंसान को 2 हफ्ते या इससे भी ज्यादा लंबे वक्त तक घेरे रखती है। इससे जिंदगी के प्रति दिलचस्पी कम हो जाती है, नकारात्मक भावनाएं हावी हो जाती हैं। WHO के मुताबिक भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन सहित अन्य मानसिक बीमारियों से शिकार हैं। एक अनुमान के अनुसार 10 पुरुषों में से 1 और 10 महिलाओं में हर 5 को डिप्रेशन की आशंका रहती है। तो आज की इस कड़ी में हम अकेलापन और डिप्रेशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर, जैसा कि हमने हमारी स्पेशल रिपोर्ट में भी देखा कि मानसिक विकार अपने आप में एक बड़ी समस्या है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोनलीनेस है, अकेलापन, ये किस तरह से हमारे मस्तिष्क पर, मन पर असर डालता है? देखिए, पहले तो हम लोनलीनेस के महत्व को थोड़ा समझें। जी। ये मानसिक बीमारियों के बारे में जितनी फिजिकल पेन के लिए हम कंसर्न होते हैं जी। उतने हम मेंटल हेल्थ के लिए कंसर्न नहीं होते। ये हमें बात समझनी है। जी। कोई व्यक्ति ऊपर से देखने में ठीक लग रहा हो, है ना, बिल्कुल सुंदर है, स्मार्ट है, लेकिन हो सकता है कि वो माइंड के लेवल पे वो हेल्दी ना हो। ऐसा हो सकता है। हम सिर्फ फिजिकल देखने से ऐसा ना समझ लें कि ये इंसान, ये बंदा ठीक है, जो कि सामाजिक सोच हमारी है ना। जब हम किसी से बात करते हैं, और वो भी जब हम खुलकर बात करते हैं, जब हम इंट्रोडक्शन में बस हो रहा है, उतने में बहुत बार पकड़ में नहीं आएगा कि इस व्यक्ति को कुछ परेशानी है ना। पहली मुलाकात में या थोड़ी सी बातचीत में तो हमारा जो एक सोशल चेहरा है वही सामने आता है ना। तो हमें इस बात के लिए सजग होना है कि मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और उसके लिए हमें किसी पर्सन को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो बात कैसे कर रहा है, वो अपने ज़िंदगी में अपने बारे में और ज़िंदगी के बारे में क्या सोचता है, क्या वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है, क्या वो अपने लाइफ में अपने एजुकेशन के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए, अपने करियर के लिए क्या वो मोटिवेटेड फील करता है ना। बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति नॉर्मल है या नहीं है। तो लोनलीनेस जो अकेलापन है, तो ये हमारे समाज में हमने बहुत तरह के अलग अलग तरह के सोशल स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे व्यक्ति को ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और अगर बहुत बार हम अपने स्टैंडर्ड बना के हम अपनी जो हमने एक अपनी कल्पना में अपने एक स्टैंडर्ड बनाया, उस स्टैंडर्ड के व्यक्तियों से बात करना चाहते हैं, हमारे स्टैंडर्ड से अगर कोई नीचे है अपेरेंटली, तो बहुत बार हम समझते हैं कि ये तो कम पढ़ा लिखा है या हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, इससे हम क्यों बात करें। ये एक अच्छी आदत नहीं है। इंसान को सिर्फ उसके पहनावे से नहीं, सिर्फ उसके देखने के, उसके चेहरे या उसके बोलने के ढंग से नहीं, हमें हर एक इंसान की इज्जत करनी चाहिए। देखिए, अध्यात्म में तो हम सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये आत्मा दिव्य होती है। हमारे भीतर ही भगवान बसता है। हर एक व्यक्ति में, हर एक मनुष्य में भगवान है। तो अगर हम हर एक मनुष्य को अगर हम आत्मा के रूप में, भगवान के रूप में देखते हैं, तो हम सबकी इज्जत करेंगे। एजुकेशन के बेसिस पे, पहनावे के बेसिस पे, चेहरे के बेसिस पे, बोलने के ढंग के बेसिस पे हम लोगों को डिफरेंशिएट ना किया करें। ठीक है, हमें सबको सम्मान देना चाहिए। तो अगर कभी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे भाव नहीं मिल रहा है, तो वो फिर अपने आप को विड्रॉ करने लगता है। वो विड्रॉ नहीं हो, वो भी एक जरूरी बात है। एक अच्छी मैच्योरिटी रहेगी तो हम दूसरों के शब्दों का फिक्र ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन कितनी बार, बहुत बार ऐसा होता है। तो हर एक समाज में हर एक व्यक्ति का रोल है कि हम दूसरों को सम्मान दें। दूसरा एक इंसान है, सिर्फ इस बात के लिए सम्मान दें, उसकी क्या आर्थिक कंडीशन है, क्या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये बात की बात है। सिर्फ इंसान होने के नाते सभी व्यक्ति रेस्पेक्ट पाने के हकदार हैं। जब हम समाज में ठीक से बात नहीं करते हैं, किसी को छोटा समझते हैं, जब व्यक्ति भी ऐसा समझने जाता है कि मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अगर मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो मैं बात नहीं करूं, बात करने में अगर ये हिचकिचाहट अगर आ जाए, तो ना व्यक्ति अपनी समस्याओं को, अपनी इमोशनल प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करे मेरी ओपिनियन को, तो फिर इंसान चाहता है कि मैं फिर अपने में आप में ही रहूं, क्यों फिर बोलूं मैं। अगर मेरे बोलने के कारण अगर मेरा मजाक बनता है, अगर मेरे बोलने के कारण कोई मुझे नीचा समझता है, नीचा दिखाता है, तो फिर व्यक्ति अपने आप में सिमटने लगता है, सिकोड़ने लगता है। तो ये सिमटना, सिकोड़ना, अपने आप में हो जाना, ये अकेलेपन का, लोनलीनेस का कारण बनता है। और लोनलीनेस एक बहुत कॉमन हेल्थ कंडीशन है जिस पर बात बहुत कम हो रही है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे यंगस्टर्स हैं, ऐसे एडल्ट्स हैं जो अपने आप में अकेलापन फील करते हैं, लेकिन उनको समझने वाला, उनको बोलने वाला, उनके परिवार में लोग हो सकते हैं, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, फ्रेंड्स होंगे, लेकिन जिस तरह से वो अपने आप को सोचते हैं, समझते हैं, उसकी बातों को सम्मान करने वाले, और सम्मान हम छोड़े, हम बिना जजमेंट के सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। तो इसको मैं एक तरह से आध्यात्मिक ढंग से ऐसा भी कहना चाहूँगा कि हमारे भीतर ना सुनने का पेशेंस कम होता जा रहा है। हम सुनते कम हैं, हम बोलना ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन हम सुनना इन जनरल थोड़ा कम सोचते हैं। एकांकीपन, लोनलीनेस, यह जो मानसिक विकृति है, मानसिक रोग है, इसको हम समझें और इसको अपने आसपास किसी भी व्यक्ति में विकसित ना होने दें। हम सभी की एक सोशल जिम्मेदारी है। जब हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, एक सोशल जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास के लोगों का भी हम थोड़ा सा ध्यान रखा करें। बस एक इंसान होने के नाते आपको कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना हम लाइफ में मतलबी ना बने। लोनलीनेस कॉमन कंडीशन होता जा रहा है और इस पर बात करने की जरूरत है। इसको हम समझें और इसको बढ़ने ना दें। सर, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि लोग जो अकेला खुद को कर लेते हैं,
उन लोगों का अपना भी एक ओवर थिंकिंग होता है, जहाँ पे वो ये सोच रहे हैं कि लोग हमें सुनना नहीं चाहते, हाँ। लोग हमें समझना नहीं चाहते। तो क्या ये दूसरी कंडीशन है कि जहाँ एक इंसान ये सोच रहा है कि लोग मुझे नहीं समझना चाहते, और दूसरी तरफ समाज सही मायने में उसको अपने से खुद से अलग कर रहा है? नहीं, देखिए यहाँ पे ना एक ऐसी बात है कि जीवन में कभी तो उनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कभी वो अपनी बात कह रहे थे, बच्चा स्कूल में कुछ एक्सपीरियंस लेकर आया, वो खुशी खुशी अपनी माँ के सामने बात कहने आ रहा है, माँ व्यस्त है, उसने उसको यूं ही डांट दिया जी। अब बच्चे को लग गया कि मैंने ये जो बात कहनी शुरू करी, शायद उस बात से माँ खुश नहीं हुई जी। और उसको लग गया कि ये बात किसी को नहीं कहनी है, दुनिया में कोई नहीं सुनता। बच्चे के लिए माता पिता भगवान जैसे होते हैं। अगर उनका भगवान उनको नहीं सुन रहा है तो उनको लगता है कि मेरे इस बात को कोई नहीं सुनेगा। तो देखिए ये एक अनुभव वो हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। यह भी एक मैच्योरिटी का कमी है, बचपना है, और ये बचपना बड़ी उम्र रहने के बाद ही रह जाता है। जो हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है, IQ EQ, बहुत बार हम एडल्ट बॉडी में भी वो बच्चों वाला IQ और EQ होता है, हो सकता है। तो जो लाइफ में पहला एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बेसिस पे ही वो ऐसा मानना है कि हर जगह ऐसा होगा, है ना। और ये बहुत बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमको हमारे साथ जो एक बार हो जाता है हम सोचते हैं कि दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है। हो सकता है इससे अलग चीजें भी होती है, लेकिन वो इंसान वो सोच नहीं पाता कि अच्छे लोग भी सोसाइटी में हो सकते हैं। सुनने वाले, समझने वाले, आपको आप जैसे हैं उस रूप में अप्रिसिएट करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तो हमारे पास जीवन में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए, और इसके लिए ही ध्यान का रोल है। हम सॉल्यूशन पे आराम से एक एक करके बात करेंगे, कि पहले हम इस सिचुएशन को प्रॉपर हम समझ लें। सर, जैसा कि अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक बच्चा अपने माता पिता को भगवान मानता है और हर बात शुरुआत तौर पर वो अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहता है, उसके बाद उस समाज के बाकी लोग उसमें आते हैं। लेकिन अभी समस्या अलग है। अभी संयुक्त परिवार ना होकर एकल परिवार है, और जिस तरीके से हम देखें शहरों में तो ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के साथ ही रह रहे होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ पर नहीं रह रही होती है। ऐसे में उनको जॉब भी करना है और बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो इस स्थिति में किस तरह से बच्चे की भी देखरेख हो सके, माता पिता अपनी भी देखरेख कर सकें, कैसे मुमकिन है? देखिए हमारे पास अगर ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर एक ही छत के नीचे रहने वाले नहीं भी हैं तो भी हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, हमारा जूम कॉल हो सकता है ना। हम इमोशनली तो जुड़े हुए हैं ही, अगर हम कितने भी न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं तो भी थोड़े बहुत तो हम जुड़े होते हैं। हर एक्सटेंडेड फैमिली का, ज्वाइंट फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप तो होता है, भले साथ एक छत नीचे नहीं रह रहे हो। तो यहाँ पर है कि हम रिस्पेक्ट के साथ बातचीत करते रहें। अगर कोई सुनने का ओकेजन आता है, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है या कोई व्यक्ति थोड़ा सा अकेला हुआ, जैसे उसका शहर चेंज हुआ या उसका एग्जाम ठीक नहीं हुआ, तो कोई पर्सन फैमिली में जिसको लगता है कि हाँ ये कंफर्टेबल हो सकता है, वो उसे बात करे। कभी कोई बात कर रहा है तो आप सुने उसको। आप भले व्यस्त हो, अगर आप व्यस्त हो तो आप टाइम बोल सकते हैं कि अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं कुछ देर बाद तुमसे बात करने के लिए आता हूँ। तो टाइम देना जरूरी है, हर एक पेरेंट्स को ये चाहिए। पेरेंटिंग ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सिर्फ बायोलॉजिकली पेरेंट्स बन जाना काफ़ी नहीं है, आपको टाइम देना पड़ता है बच्चे के लिए। बच्चा जब भी कभी कोई बात शेयर करने आए, चाहे वो कितनी छोटी लगे, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, वो अपने कोई खेल खेला है, कोई बात बता रहा है, कुछ भी चीज़ शेयर कर रहा है, तो उसको ऐसा ना ट्रीट करे कि अरे ये तो बहुत बचकानी बातें हैं, क्या इन चीज़ों में लगे हुए। देखिए अभी वो बड़ा नहीं हुआ है, अभी वो उन चीज़ों में बहुत इंजॉय कर रहा है। तो आपको बचकानी बात लगती है, लेकिन फिर भी आप सुनिए। एक जिम्मेदारी, एक समझदार, एक कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की जिम्मेदारी निभाइए। अपने 24 घंटे की जिंदगी में कम से कम आधे घंटे, कुछ मिनट, 1 घंटे अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ समय देना चाहिए। हमेशा हमें मोबाइल पे नहीं रहना चाहिए, हमेशा काम नहीं करना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट। सिर्फ काम करते रहेंगे, परिवार के साथ समय नहीं देंगे, तो फिर समाज में अगर मानसिक रोग अगर नहीं बढ़ेगा, लोनलीनेस नहीं बढ़ेगा, तो और क्या होगा। टाइम देना चाहिए, टाइम डिफाइन करके रखें। चाहे हफ्ते में एक ही दिन रखें कि हाँ हफ्ते में इस 1 घंटे में मुझे मोबाइल को ना यूज करते हुए बच्चे के साथ रहना है।
जो भी हफ्ते में हुआ वो सुनना है। अगर माँ अगर घर पे रहती है तो माँ डेली बेसिस पर सुन सकती है, या जब ओकेजन होता है फादर वीक में एक बार समय दे सकता है। बच्चे की परवरिश जितनी सपोर्टिव इन्वायरमेंट में होती है, चाहे माता पिता ही हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, वो लॉन्ग टर्म में ना वो बहुत बड़ा एसेट होता है। बच्चा जितना मजबूत रहेगा, जितना सपोर्टेड फील करेगा, बाद में वो डिफिकल्ट सिचुएशन को भी हैंडल कर पाएगा, क्योंकि वो मेंटली वो स्ट्रांग है, सपोर्टेड फील करता है। न्यूक्लियर फैमिली होते हुए भी माता पिता अपना रोल निभा सकते हैं, और टेलीफोन के माध्यम से, जूम कॉल के माध्यम से तो ज्वाइंट फैमिली भी चलती रहती है, हम बातचीत करते रहते हैं। तो जो लोग समय दे सकते हैं, अंकल आंटी में, दादा दादी में, जो लोग समय दे सकते हैं, है ना, अपने भतीजे के लिए, अपने पोते के लिए थोड़ा समय दीजिए, उसको सुनिए, उनको इमोशनली सपोर्ट कीजिए, तुरंत जज मत कीजिए। गलतियां होती हैं तुरंत मत डालिए, पहले अपनी बात समझ लीजिए। कभी कहीं पे कुछ गलती होती है तो क्या होता है, बहुत बार तुरंत डांटने लग जाते हैं। तुरंत नहीं डांटना चाहिए, पहले समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि वो सिचुएशन में गया ना। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसने गलती नहीं करी है। अगर ऐसा कोई भी इंसान है तो इंसान फिर वो है ही नहीं। लाइफ में अलग सिचुएशन में गलतियां कभी हो जाती हैं, तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। हम समझते हुए अगर इमोशनली साथ रहते हैं तो वो जो फाउंडेशन है मेंटल हेल्थ की, वो मेंटल हेल्थ की फाउंडेशन तो परिवार में ही बनती है, बचपन में ही बनती है। बिल्कुल, क्योंकि पहली सीढ़ी वही है। जब एक आधार अगर अच्छा होगा तो उस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी करना बहुत आसान रहता है। पर जैसे हम देखें कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान लोग हैं, वो करियर को अपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। ऐसे में उनका अपने घर से दूर रहकर शहरों में कोचिंग लेना, अकेले पढ़ना, और उस अकेले इन्वायरमेंट में वो कब ढल जाते हैं उनको नहीं पता चलता है। उन्हें लगता है कि अगर इस दायरे से बाहर निकले, हमने खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो शायद हमारा समय निकल जाएगा, और वहीं उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। नहीं दीपिका जी, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपकी बातों को थोड़ा सच भी मान लिया जाए कि करियर के प्रति नौजवान उत्सुक हैं, नौजवान को ये बताया किसने कि करियर इंपॉर्टेंट है? जी। उनके पेरेंट्स ने। मैक्सिमम टाइम तो पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजन को, और बहुत बार हमारे स्कूल के टीचर्स करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा हेल्थ, हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारा हैप्पीनेस। खुश रहते हुए अगर हम किसी भी करियर में जाएं, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अब तो इकिगाई भी आने लग गई है। इकिगाई से पहले भी कंसेप्ट था, डू व्हाट यू लव। इफ यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग, यू विल एक्सेल। आगे बढ़ने के लिए, किसी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज या डिग्री या स्मार्टनेस नहीं चाहिए। अगर हमें वो काम करना पसंद है तो हम उसमें क्रिएटिविटी ले ही आएंगे। वो नेचर है हमारा। जो अगर हम चेतना के तल पे देखें, आत्मा, कई सारे हमारे पास गुण होते हैं, लेकिन वो तब बाहर प्रकट होंगे जब हम अपने पसंद की फील्ड में जाएंगे, जिसको धर्मा भी कहा जाता है, पर्पस ऑफ लाइफ। हम अगर अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाते हैं तो करियर का डिसीजन जो है वो मनी को लेकर नहीं होना चाहिए। बहुत परिवारों में या बहुत जगह पे अभी ये राइजिंग फील्ड है, राइजिंग फील्ड है तो रहे, हमें इंटरेस्ट किस में, कि हम किस में अच्छा कर सकते हैं। राइजिंग फील्ड है तो उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन जाएगी। हर एक व्यक्ति को हर एक प्रोफेशन में तो जाया नहीं है। जो प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट बनता है उसमें जाना चाहिए। तो करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन करियर का जो सिलेक्शन है उसमें हैप्पीनेस को फैक्टर देना चाहिए। मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ ए गुड वर्क, और अच्छा वर्क तब होगा जब उसमें उसको पसंद करते हैं। तो अच्छा काम करते हुए भी हम खुश रह सकते हैं, खुश रहते हुए भी काम कर सकते हैं। किसी अच्छे करियर में जाने के लिए अपने मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेके, देखिए स्ट्रेस बहुत बेसिक लेवल पे ईयू स्ट्रेस कहते हैं, तो है तो अब एग्ज़ाम आता है, अगले वीक में, अगले महीने में एग्ज़ाम है, तो हम उसके लिए हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई के लिए, वो ईयू स्ट्रेस है। लेकिन अगर स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारी रातों की नींद गायब हो गई, तो ये स्ट्रेस ठीक नहीं है। प्रोफेशन, हम वैसे प्रोफेशन में जाएं जहाँ पे हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होता है। खुश अपने पसंद के हम अगर करियर में जाते हैं तो हम हैप्पी रहते हुए भी काम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम पूरी बात का अगर निचोड़ देखें तो ये कि किसी को भी
अपनी खुशी को दांव पर रखकर पैसा नहीं कमाना पैसा चाहिए। नहीं कमाना है और किसी ऐसी फील्ड को नहीं चूज करना है जहां पर आप अंदरूनी खुशी महसूस कर ही नहीं पा रहे हो। हाँ, और ऐसे में सामने वाले का भी रोल बढ़ जाता है, जैसे कि आपने माता पिता को भी बताया, परिवार के अन्य सदस्य। बिल्कुल। कभी कभी क्योंकि मानसिक बीमारी हो सकती है, मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, ये समाज में अभी एक कहीं ना कहीं कम एक्सप्लेन हो रहा है। यहाँ पे मुझे वो मूवी याद आ रही है, बहुत सुपरहिट मूवी है, 3 इडियट, जी है ना। वहाँ पे जो लीड एक्टर है आमिर खान, वो अपने दोनों को बोलता है कि पसंद करते फोटोग्राफी पसंद है, जी इंजीनियरिंग हो भी गई है तो भी तुम फोटोग्राफी में जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं खुश रहोगे इसीलिए। तो अगर, और फिर हम बाद में देखते हैं कि वो अच्छा करियर, अपने करियर में अच्छा कर रहे होते हैं, वो ब्लॉग लिख रहे होते हैं, अपने अपने करियर में साइन कर रहे होते हैं। सोसाइटी में ना इकोनॉमी को, मतलब हम पैसा कैसे कमाते हैं, इसके लिए समझ सभी को नहीं है। समझ कि किसी भी करियर में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उस करियर में जो अपना कई साल बिता चुके हैं उन लोगों से पूछेंगे तो पता चलेगा ना। गुरु मूवी भी है, हमने देखी है। अब अगर अभिषेक बच्चन अगर बिजनेस करना चाहता है और अगर अपने अपने फादर से, जिन्होंने जीवन में नौकरी ही करी है, अगर उनसे बोलेगा, पूछेगा, तो यही बोलेंगे बिजनेस मत करो। लेकिन उसके भीतर बिजनेस का बिल्कुल फायर आ चुका है, तो वो अपने फादर की बातों को नेग्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ जाता है बाप और बेटे में ना। जो अभिषेक बच्चन ने जो घड़ी दी, फादर ने गुस्से में लौटा दिया कि तुम बिजनेस करेगा। बहुत सारे नौजवान अपने माता पिता का रिस्पेक्ट आज के ज़माने में बोलते हैं कि पुराने ज़माने जितना रिस्पेक्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट है, बहुत परिवारों में रिस्पेक्ट है। इस कारण से वो अपने पेरेंट्स के डिसीजन को ओवर पावर नहीं करना चाहते। अगर उनको समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं ये बनूं, तो वो वैसा करना चाहते हैं और वैसा करते हैं। तो ये हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। हम वैसे करियर में जाएं जो हमको खुशी देता है। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है आइडियली तो, कि वो एक्सपोजर दें कि ये फील्ड अच्छा है, मेरे अनुभव के अनुसार से तुम एक्सप्लोर करो। लेकिन अगर तुम्हें कोई दूसरा करियर पसंद आ रहा है, कोई दूसरा फील्ड पसंद आ रहा है, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलो, उस फील्ड में जिसने कई साल बिताए हैं उन लोगों से मिलो। अगर तुमको ठीक लगता है तो तुम अपनी चॉइस में जाओ। मतलब मेरे अनुभव के अनुसार ये बातें ठीक है, लेकिन तुम्हें इसी करियर में जाना है, ये ऑब्लिगेशन कोई पेरेंट ना बनाए। और अगर ऐसे पेरेंट अगर नहीं सपोर्टिव पेरेंट्स मिलते हैं, तो नौजवान को भी जैसा गुरु मूवी में होता है ओवर पावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो अपना मेंटल हेल्थ मैटर करता है। हम अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए अपने मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके अगर हम मान लेते हैं, तो बाद में चल के बहुत बार ये दिक्कत बन जाती है। जीवन में सफलता मिल जाती है, सफलता मतलब कि हमने डिग्री पा ली, हमने नौकरी पा ली, लेकिन फिर भी जीवन में खालीपन लगता है क्योंकि हम अपनी पसंद की फील्ड में नहीं आए। तो मेंटल हेल्थ की इस बुनियाद को हमें समझना पड़ेगा, जो हमें पसंद है हम उस काम को करें ना। और अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में बेहतर रहते हैं। और भी कई सारी आध्यात्मिक बातें हैं, अभी हम आगे धीरे धीरे एक एक करके उन पर बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि हर आत्मा एक, या कहूँ कि हर इंसान अपना एक अनुभव लेने आता है। Yes. और हर किसी को अनुभव लेने की, हर किसी को गलतियां करके सीखने की पूरी आज़ादी है। बिल्कुल। जी हाँ, ये बहुत पॉइंट अपने अच्छा बोला दीपिका जी। आत्मा की जर्नी को हम थोड़ा समझें, जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। कोई कुछ फेलियर है ही नहीं, बस अनुभव मैटर करता है। मृत्यु के बाद जब हम अपनी लाइफ का रिव्यू करते हैं, तो सफलता और असफलता दोनों से हमें सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और कई बार तो असफलताओं से ज्यादा मिलता है, क्योंकि असफलता मिलती है तो हमारे भीतर विनम्रता आती है, हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो फेल्योर के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपके पसंद के क्षेत्र में आपको फेल्योर भी मिलता है, तो भी आप लॉन्ग टर्म में एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि फेल्योर में हम सीखते हैं तो बेहतर डिसीजन लेते हैं और फिर उस करियर में आगे बढ़ जाते हैं। फेल्योर, थॉमस अल्वा एडिसन एक बल्ब की खोज करने के लिए वो कितनी बार फेल हुए, लेकिन फिर भी वो करते रहे और जब सक्सेसफुल हो गए तो इतिहास में अमर हो गए। फेल्योर के प्रति ज्यादा कंसर्न ना हो, अपनी पसंद के फील्ड में फेल होना भी आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है।
तो सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि ये समझना ही अपने आप में एक स्टेप आगे बढ़ना है मानसिक स्वास्थ्य को जानने के विषय में। अकेलेपन के बारे में हमने सर बात की कि किस तरह से लोगों ने जब आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करना बंद कर दिया, एक दूसरे को समझना बंद कर दिया है, तभी अकेलेपन के लोग शिकार होते जा रहे हैं। बिल्कुल। पर क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों को कम ज्ञान है, हम लोग कम बात करते हैं, और इस वजह से हम नहीं समझ पाते हैं कि सामने बैठा व्यक्ति किस समस्या से जूझ रहा है। तो हम ये कैसे जाने कि कोई व्यक्ति लोनलीनेस का शिकार है, अकेलेपन को सह रहा है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, लोनलीनेस से पहले तो हम एक मेंटल हेल्थ के कंडीशन को समझें जी। कि कोई पर्सन मेंटली फिट हेल्दी है कि नहीं। ये एक नॉर्मल पर्सन की बात एक है कि हम सिंपल अपना बेसिक केयर कैसे करते हैं। अगर हम डेली स्नान नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने कमरे को ठीक नहीं रख रहे हैं, अस्त व्यस्त रह रहे हैं, भोजन के लिए बहुत कंसर्न नहीं है, एक्सेसिव फास्ट फूड में या रैंडम ईटिंग में जा रहे हैं, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, कभी लेट नाइट खा रहे हैं। शहरों में स्विगी और जोमेटो इजीली अवेलेबल हो जाने से कब हम लेट नाइट ईटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। एक जो प्रॉपर फूड का सिस्टम होता है वो तो होम कुक्ड फूड या सेल्फ कुक फूड का होता है ना। टाइम पर भोजन करना, टाइम पर स्नान करना, ये सब एक बहुत बेसिक चीज़ है। लेकिन हम अपने जीवन में इस तरह से हो गए कि बेसिक चीज़ों पर बात करनी पड़ रही है। छुट्टी का दिन है तो हम नहीं स्नान कर रहे हैं, ये एक अच्छे मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं है दोस्तों। छुट्टी है तो भी आप अपने आप को वैसा ही उतने बजे ही जगना चाहिए। हाँ, आप जग कर फिर से आप योग निद्रा कर ले, फिर से आप ब्रेथवर्क कर ले, रिलैक्सेशन के डिफरेंट चीज़ें कर ले, दिन में फिर से आप सो जाएं, लेकिन सुबह में तो जगना वही चाहिए। ये एक जनरल मेंटल हेल्थ के लिए बात हो गई। हम मेंटली हेल्दी हैं, मेंटली फिट हैं, इस पर हम फोकस इजीली कर सकते हैं। करें अपनी रूटीन लाइफ को, एक हॉलीडे का दिन भी नॉर्मल डे जैसा हो, एटलीस्ट स्नान करने के मामले में, भोजन करने के मामले में, और थोड़ा बहुत सोने के मामले में। अगर ज़्यादा हो रही है कोई चीज़ या बिल्कुल नहीं हो रही है तो ये एक अच्छे हेल्थ का निशानी नहीं है। तो सर, ये तो इन जनरल मेंटल हेल्थ को पहचानने की बात आपने कही, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोनलीनेस की, इसको हम लोग कैसे पहचाने? ये लोनलीनेस यानी कि व्यक्ति जो है वो अकेला रहता जी। है, अकेला रहना पसंद करता है। तो हम ये देखें, कोई व्यक्ति क्या हमेशा अपने में रहता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल। जी। तो हमें दूसरों का साथ चाहिए, हम दूसरों के साथ मिलना हमें अच्छा लगता है, भले हमारा सर्कल चाहे जो लोगों का हो। अब कोई व्यक्ति हमेशा अकेला आ रहा है, अकेला जा रहा है, अकेले आप में रहता है, हमेशा बंद रहता है अपने कमरे में, या वो थोड़ा बाहर भी जाता है, थोड़ा उसकी एक सोशल लाइफ भी है, थोड़ा वो लोगों से मिलना जुलना पसंद भी करता है। तो कोई व्यक्ति अकेला कितना रहता है? अब देखिए, ये कोई व्यक्ति एकांत को पसंद करता हो अपने ध्यान के लिए या अपने स्वाध्याय के लिए, अपने चिंतन के लिए, तो वो एक हेल्दी कंडीशन है। लेकिन फिर अगर कोई वैसा कोई दूसरा व्यक्ति उसे मिल जाएगा जो उसके जैसा ध्यानी है या पढ़ने वाला है, तो उसके साथ तो उसकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी, है ना। हम ध्यान के लिए कोई अकेला रहना चाहता है तो उसको लोनलीनेस का सिम्टम ना समझे। लेकिन इन जनरल कोई हमेशा अपने कमरों को बंद करके रखता है, अपनी दुनिया में रहता है, चुपचाप आता है घर से, बिना किसी से हाय हेलो किए, बिना कुछ बातचीत किए अपने कमरे में बैठ के खाता है। भोजन कमरे में खाने का जो ट्रेंड शहरों में है वो ना हो, एक टेबल पे भोजन हो, और अगर एटलीस्ट एक टाइम हम परिवार में एक साथ भोजन कर सकें तो ये बहुत बेसिक बात रहेगी। भोजन ना हमारी इमोशनल बॉन्डिंग का माध्यम बनता है। तो अकेला जो व्यक्ति रहता है, अकेला खाना पसंद करता है, अपनी दुनिया में रहता है, हमेशा गाना सुनता रहता है, और अगर वो सोशली इंटरेक्ट, फैमिली में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है या बहुत कम कर रहा है, तो हो सकता है वो व्यक्ति अपनी लोनलीनेस की तरफ जा रहा हो। थोड़ा बातचीत हमें करना चाहिए, हम अपने आसपास देखते रहें, पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑब्जर्व करते रहें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनसे पूछें तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या क्या हुआ। कभी कुछ अगर उनके साथ कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ, कोई मिसहैप हुआ, कोई अनवांटेड चीज हुई, तो सुनिए। सुनना भी बहुत हीलिंग देता है ना। हम पहचान सकते हैं अगर कोई व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है, अपने आप में रहता है, तो लोनलीनेस की तरफ हो सकता है वो जा रहा हो।
सर, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया इस बात को कि अकेलापन भी देखने का एक नजरिया है कि कोई इंसान अगर अपनी कुछ काम पर, क्रिएटिव काम पर अगर अपना अकेला रह रहा है तो उतना चलेगा, लेकिन कोई पूरे ही समय दिन के 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन अलग रह रहा है, कम बात कर रहा है, खाने पीने का मिसमैनेजमेंट है, तो वो अकेलेपन का शिकार है और हमें उसकी हेल्प करनी है, उससे बात करनी है। आप उसके दोस्त हैं, भाई बहन हैं या परिवार के और कोई सदस्य हैं, तो बातचीत करके उसे इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। सर, एक और परेशानी जो हम आज के समाज में देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में हैं और इसके लिए वो टैबलेट्स भी ले रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये डिप्रेशन है क्या, कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करें स्वस्थता से। देखिए, डिप्रेशन यानी कि अवसाद रोग, हिंदी में कहें तो इसे डिप्रेशन वर्ड ही ज़्यादा पॉपुलर है। डिप्रेशन में, अवसाद में जो व्यक्ति है वो अपने काम में, अपने जीवन में उत्साह नहीं लेता। उस कहीं भी करियर चेंज की बात आए, प्रमोशन की बात आए, एग्जाम पास करने की बात आए, तो उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या वो अपने प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं ले रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कोई एग्जाम में फेल्योर मिला, उसके बाद से उसने अपना एफर्ट लगाना कम कर दिया कि अब तो मुझसे होगा नहीं। तो डिप्रेशन, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपने काम के लिए उत्साहित नहीं है, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित नहीं है, तो वो डिप्रेशन का शिकार बन चुका है या बनने वाला है। डिप्रेशन समाज में बहुत कॉमन हो रहा है, ये बहुत हैरानी वाली बात है। हम नेचुरल लिविंग से, स्पिरिचुअल लिविंग से, अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं और उसका एक प्रभाव डिप्रेशन, बढ़ते डिप्रेशन के रूप में मिल रहा है। समझने की, हम सभी लोगों को उसको अर्लीस्ट पहचानने की, और अगर हमें किसी व्यक्ति में डाउट आता है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, उसको हेल्प करने की ज़रूरत है। तो सर, बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये समाज में बहुत तेजी से फैलने वाली एक तरीके की बीमारी है और लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं है। तो किस तरह से हम पहचानें कि डिप्रेशन क्या है? क्या डिप्रेशन के अलग अलग रूप भी हैं? बिल्कुल, कई तरह के रूप हैं, कई अलग ढंग से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। एक क्लिनिकल डिप्रेशन और प्री क्लिनिकल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब अब डिप्रेशन इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति को किसी काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की जरूरत है। प्री क्लिनिकल डिप्रेशन, अभी डिप्रेशन ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो उस व्यक्ति के सोच में, नज़रिए में, उसके लाइफ स्टाइल में ऐसे लक्षण दिखने आग लग गए हैं। और अगर उसकी फैमिली में कोई समझदार पेरेंट्स या समझदार कोई दूसरे समझदार लोग हैं तो वो पहचान लेंगे कि हाँ, इसको इनके साथ थोड़ा अधिक टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ये व्यक्ति, ये पर्सन जो है वो सब कुछ ठीक नहीं जा रहा है। उस व्यक्ति को हम अकेला ना छोड़ें, उसके साथ ज़्यादा बात करें, ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उसके साथ गेम खेलें, उसके साथ अगर पढ़ाई का मैटर डिस्कस कर सकते हैं पढ़ाई पे करें। सोशल ज़्यादा हो जाना है, सोशल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाना है, तो हम उसे प्री क्लिनिकल डिप्रेशन को क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं बनने देंगे। और अर्लीस्ट इंटरवेंशन हमेशा ज़्यादा फायदेमंद होता है। कोई भी चीज़ जितनी लेट हो जाती है, जितनी एडवांस हो जाती है, उसको संभालना रिलेटिवली उतना मुश्किल होता जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है सर कि ये पहचानना कि कोई डिप्रेशन में है या नहीं, सबसे पहले तो यही एक बड़ी चुनौती रहती है लोगों के सामने। लेकिन क्या ऐसा भी रहता है कि उम्र, अलग अलग उम्र के अनुसार भी डिप्रेशन लोगों पे इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल, अलग अलग उम्र में हमारी एस्पिरेशन, हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो अलग अलग हो जाती है। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना है, फिर जब कॉलेज में जाते हैं तो एग्ज़ाम पास करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना है, नौकरी लेना है ना, नौकरी में प्रमोशन की बात है। तो उम्र के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग हमारी चाहतें होती हैं। वो चाहतें पूरी होते जाती हैं तो लाइफ ठीक चलता है। अगर चाहतें पूरी नहीं होती हैं तो कुछ कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लाइफ तो मेरे लिए स्ट्रगल है, आई एम फेल्योर। नो वन इज फेल्योर। आप किसी एग्जाम में 5 बार फेल हो चुके होंगे तो भी आप फेल्योर नहीं है। फेल्योर कभी आता है, मिलता है, तो ये समझना चाहिए कि जो फील्ड को आप समझ रहे थे इस फील्ड में मैं जाऊं, वो फील्ड आपके लिए नहीं है। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ें, हमारे महान राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हुए, कट एडिट। अगर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को पढ़ें, हमारे देश के महान वैज्ञानिक, रेस्पेक्टेड हमारे प्रेसिडेंट, उनको भी लाइफ में फेलियर मिला था। और जब वो फेलियर मिला तो वो भी
थोड़े से डिप्रेशन जैसी स्थिति में जाने वाले थे, लेकिन फिर उनका रुझान दूसरे एग्जाम में, दूसरे फील्ड में जब गया तो वो मिसाइल मैन बने और कितना अच्छा काम किया उन्होंने। तो हमें ये समझ, जब हम किसी एग्जाम में फेल होते हैं, किसी अटेम्प्ट में फेल होते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि ये मेरे लिए नहीं है। मैंने समझा था कि ये मेरे लिए है, लेकिन फेल्योर ने आपको बता दिया, जिंदगी ने आपको बता दिया कि तुम्हें दूसरे प्रोफेशन में जाना है, दूसरे फील्ड में जाना है। और यहीं पर मेडिटेशन हमारे लिए हेल्प करता है। जितना मेडिटेशन हमारी लाइफ में हो, मेडिटेशन में इंट्यूशन आता है, हम अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर हम अपने इंट्यूशन के अनुसार डिसीजन लेते हैं तो हमारा डिसीजन सही होता है। लाइफ में फेल्योर के चांसेस कम हो जाएंगे अगर हम ध्यान को अपनाते हैं और ध्यान में आए हुए इंट्यूशन के अनुसार डिसीजन लेते हैं। तो उम्र के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, तो अलग अलग तरह के डिप्रेशन हो सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि फेलियर जब भी आता है, असफलता जब लोगों को हाथ लगती है, उनके अकॉर्डिंग जो असफलता है, क्योंकि आपने कहा कि असफलता नहीं होती है, हम हर सिचुएशन में कुछ सीख रहे होते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वो तनाव में आ जाती हैं, जिस वजह से वो चुप रहने लगती हैं, खुद को अकेले में रहती हैं। लेकिन ये पल जब आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो अपने आप में एक खुशी का पल है। ऐसे समय में डिप्रेशन का होना, हाँ, कुछ महिलाओं के साथ ये समस्या आती है। और इसमें भी है कि देखिए, जब यहाँ पे माइंड वर्क से, माइंड के चेंज से के साथ साथ वहाँ एनर्जी चेंज भी जुड़ा हुआ है। एक गर्भ में एक शिशु को रखना, उसको जन्म देना, तो एनर्जी काफ़ी हमारी चेंज होती है ना। तो एनर्जी जब चेंज हुई है और उस समय हमारे हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी हुए हैं, तो थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इसीलिए परंपरा में रहा है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो वो अपने माँ के पास आ जाती है, या उनके पास रहने के लिए कोई आ जाता है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से भी यह समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। समाज में इस बात का ध्यान अगर बड़े लोग थोड़ा रखें, और अगर हर एक महिला भी कंसर्न है, तो थोड़ी हो सकती है कि सपोर्ट की ज़रूरत जब चेंज से गुजर रहे हो, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी, तो इस सपोर्ट की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा है ना। थोड़े चेंजेज होते हैं। अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी के 2 दिन के बाद 2 हफ्ते तक अगर मूड स्विंग होते हैं, तो वो तो बहुत नॉर्मल मेडिकल में लिया जाता है। ऐसे हम उसको भी कम कर सकते हैं। जितने सपोर्टिव उनके पार्टनर हो, हस्बैंड हो और फैमिली हो, उतना वो ईजिली मूड स्विंग को बियर कर लेंगे, है ना। उस वहाँ पे चिड़चिड़े, दूसरे लोग चिड़चिड़े ना हो। अगर किसी को प्रेगनेंसी के बाद अगर मूड स्विंग हो रहे हैं, डिप्रेसिव कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो समझना कि ये एनर्जी चेंज है, ये हार्मोन चेंज है, इट्स ओके। अगर सपोर्टिव फैमिली हो तो बहुत ईजिली इन चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अगर सपोर्टिव फैमिली नहीं होता है तो ये समस्या बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल जाता है। सपोर्ट की ज़रूरत हो और थोड़ा हम एनर्जी वर्क कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर महिलाएं स्वादिष्ठान चक्र के म्यूजिक अगर सुनती हैं, राग यमन, और उसके साथ अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करते रहती हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे एनर्जी वर्क भी है। उम्र की बात कर रहे हैं, हमने महिलाओं की भी बात की है, बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। उसका एक कारण तो आपने बताया कि हम बच्चों को खुलकर बोलने का, खुलकर एक्सप्रेस होने का मौका कम देते हैं। क्या कोई और कारण भी है बच्चों में या बढ़ती उम्र में जो बच्चे हैं उनको डिप्रेशन होने में? देखिए, भोजन का भी महत्व है ना। हम जो फूड ले रहे हैं आजकल, हम टेस्ट के अनुसार ज़्यादा फूड लेते हैं कि टेस्टी क्या है। और जब टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को अवेलेबल करवा दिया, 1 क्लिक पे, 2 क्लिक पे हमारे डोर पे डिलीवरी हो जाती है, हम पे करके उसको यूज कर लेते हैं। महानगर में जो भी बच्चे रह रहे हैं, वो फास्ट फूड का कंजप्शन उनकी लाइफ में बढ़ गया है। तो सजगता, अगर टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आई है तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब वो जिम्मेदारी नहीं हो, सजगता नहीं हो, तो फिर वो कारण बनता है हमारे स्वास्थ्य के खराब होने का। तो मेंटल हेल्थ में हम फल पे, सब्जियों पे जितना रहते हैं, जितना हम प्राकृतिक भोजन, जितना हम प्राणा रिच फूड, भोजन को प्राण ऊर्जा का महत्व होता है। हम भोजन को सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं ले, हम फास्ट फूड ले रहे हैं, पैक्ड फूड ले रहे हैं। फास्ट फूड
हमारे जीभ को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फास्ट फूड से बहुत एनर्जी बहुत हमें नहीं मिला। हमें लग रहा है कि पेट भर गया, हमने खा लिया, लेकिन वास्तव में पोषण नहीं मिला। तो फूड भी फास्ट फूड का बढ़ता ट्रेंड भी एक समस्या है कि मानसिक बीमारियां अधिक कॉमन हो रही है। जो लोग सजग हैं, ये मुझे कहीं कोई हेल्थ चैलेंज तो नहीं हो रही है, ये जो फैमिली सजग है वो फास्ट फूड को बंद करें, कम करें और फल को, सब्जियों को बढ़ाएं। जितना हमारी बॉडी में फाइबर होगा, जितना फल और सब्जियां होंगी, उतना हम ज़्यादा बेहतर हेल्थ एंजॉय करेंगे। तो ना केवल घटता हुआ एक वार्तालाप, बल्कि भोजन भी इंसान के मानसिक तौर पर जो एक स्वास्थ्य खराब हो रहा है उस पर भी असर डालता है। बहुत असर डालता है। जी 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 सर, हमने बात की कि किस तरह से लोगों में ये समस्या बहुत तेजी से फैल रही है और हम उसे अनदेखा भी कर रहे हैं, क्योंकि हम पहचान ही नहीं पा रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित है। अब हम बात करना चाहेंगे कि समस्या तो है, पर इसका समाधान क्या है? देखिए, आध्यात्मिकता में हम अपने आप को ऊर्जा और मन कई अलग अलग तलों पर जानते हैं। तो आध्यात्मिक चिकित्सा गहरी चिकित्सा है। हम कई तरीके से इन सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो पहले मैं सिंपल कंसेप्ट की पहले बात करता हूँ। देखिए, डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारे भीतर अगर हम थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से समझें, अगर हम अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो को अगर बढ़ा लें, जो कि जिम से हो सकता है, जो कि योगा से हो सकता है, जो कि रनिंग से या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेने से हो सकता है, तो डिप्रेशन कम होने लग जाएगा। कहने का मतलब, जिनको भी डाउट हो कि मैं खुद, अगर जो भी सुन रहे हैं, अगर उनको अपने पर या परिवार में किसी पर कि ये शायद डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या इसका मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रहा हो, अगर डाउट हो, तो उन ऐसे पर्सन को किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या किसी मूवमेंट वाली एक्टिविटी में लगा दें। और वो पक्का करने के लिए कि वो मूवमेंट वाली एक्टिविटी को, स्पोर्ट्स को, वॉकिंग को, जिम को, वैसे जिम से ज़्यादा अच्छा योगा होता है, किसी एक्टिविटी को करे, इसके लिए पार्टनर्स कोई हो, कोई साथ देने वाला हो, तो पक्की बात हो जाती है कि हाँ वो है। अकेले हमने मेंबरशिप खरीद लिया, योगा क्लास कर लिए, योगा क्लास में जा रहे हैं, 2 दिन गए, फिर बाद में योगा क्लास जाना बंद कर दी, और जिसने क्लास लगवाया परिवार के किसी सीनियर मेंबर ने, तो वो तो सोच रहा है कि ये तो जा रहा है ना। एक्चुअल में हमें टाइम देना चाहिए जब हम कभी किसी को हेल्प करना चाहते हैं कि अगर ये डिप्रेशन में जा रहा है तो इसको कैसे बाहर निकालना है ना। पार्टनर चाहिए जो एक्टिविटी में साथ में रहे। आप भी कर लेंगे, जो दूसरे लोग करेंगे उनको भी फायदा हो जाएगा। इन जनरल हेल्थ तो हम कोई भी मूवमेंट करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, फायदा तो होता ही है। तो हमें एक्टिव होना है, मूवमेंट, बैठे ना रहे। हमें आज के शहर के जीवन में, बहुत सारे लोग शहर में हैं, शहर के लोगों तक हमारा कार्यक्रम ज़्यादा जा रहा है, तो मूवमेंट शहरों में बहुत सारे लोगों के जीवन में जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। लाइफस्टाइल मेडिसिन में ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें एक दिन में 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअल में इतना चल रहे हैं। और ये चलना जो है, ये काम की वजह से चलना होता है तो भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन है कि हेल्दी वे में ये हो। तो इसके लिए ही हमें कोई ना कोई एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, रखनी चाहिए। हफ्ते में 3 दिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन का ये रिकमेंडेशन है कि हफ्ते में 3 दिन आधे घंटे का कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी मूवमेंट तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो डिप्रेशन का उसे है या नहीं है। और जहाँ पर डिप्रेशन की डाउट हो रही हो, वहाँ पर तो ये बिल्कुल मस्ट है। और सबसे इजी एक्सरसाइज है, अगर कोई मेंबरशिप नहीं करना, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना, वॉकिंग तो कर सकते हैं, कहीं भी पार्क में कर सकते हैं, पार्क नहीं है तो रोड के किनारे कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, अपने कमरे में अपने कर सकते हैं। वॉकिंग सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, वैसे एक्सरसाइज तो बहुत सारे हो सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में या डांस में, अगर कोई डांस करना चाहे तो डांस मूवमेंट से भी एक सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग से भी एक मूड अच्छा होता है ना, खुशी बढ़ती है। तो किसी भी एक्टिविटी में हमें जाना चाहिए। ये सबसे एक बेसिक और आसान तरीका है डिप्रेशन से बाहर आने का।
यानी कि अपनी खुशी को खोजना बहुत जरूरी है। हाँ। आपको अपनी हॉबीज पर वापस से एक बारी जाना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में जब सवाल पूछा करते थे कि व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी, आपकी पसंदीदा आपका काम क्या है, तब हम कुछ बोला करते थे। उसी को कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। ये हॉबीज के माध्यम से अपने डिप्रेशन को हील करना, ये एक दूसरा तरीका हो जाएगा। जी मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हमें वॉकिंग करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, जी हमें मूवमेंट करना चाहिए, हम बैठे ना रहें। अपने बेड में 8 घंटे से ज़्यादा आप ना रहें। जी हमें 16 घंटे मूवमेंट करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जो बेड पे सोने का समय होता है वो रात में होता है। रात में 9 बजे 10 बजे सो जाएं, सुबह सूर्योदय के बाद जग जाएं। सूर्योदय के बाद आप अपने बेड में ना रहें। जो व्यक्ति सूर्योदय के साथ जग जाता है अपने बेड में नहीं रहता है ना, कोई ना कोई एक्सरसाइज, योगा, मूवमेंट करता है, उस व्यक्ति को डिप्रेशन नहीं हो सकता, डिप्रेशन टिक ही नहीं सकता। वॉकिंग सबसे बेस्ट है एक्सरसाइज। हाँ, हम हॉबी पे भी काम करें, वो एक एडिशनल वे है कि हम किन चीज़ों में खुशी चाहते हैं, फील करते हैं, उसमें हम जाएं। अब कुछ हॉबीज़ को करने में हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर कोई ऐसी हॉबी जिसमें हमें ट्रैवल करना है, थोड़ा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन पैसों का उद्देश्य क्या है? अगर हम अपने आप को खुश अगर ना रखें तो पैसे हम कमाते किस लिए हैं, पैसे होते क्यों हैं ना। अगर किसी हॉबी में पैसे भी खर्च करने में तो कर सकते हैं, और बहुत सारी हॉबीज़ तो पैसों की बात ही नहीं होती है ना। क्रिएटिव वेज में बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़ में जाना भी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बहुत फायदेमंद। तो सर, क्या ऐसा भी है कि खान पान भी हमें डिप्रेशन और लोनलीनेस से बाहर लेकर आ सकता है? बिल्कुल, खान पान से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर जितना हम जूस पियेंगे, जितना हम हरी पत्तियों का जूस पियेंगे, उतना डिप्रेशन कम हो जाएगा। ये यहाँ पे ना मैं एनर्जी मेडिसिन के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो ग्रीन कलर होता है वो हमारे लीवर को अच्छा करता है। तो हरी पत्तियों का जूस या जो भी हरी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो जितनी हम लेंगे उतना लीवर एक्टिव रहेगा। लीवर और हार्ट हमारा एक्टिव रहे। मैं जनरल के बाद में एनर्जी मेडिसिन पाना चाहूँगा कि एनर्जी हम कैसे अपनी रखें जिससे हमारा डिप्रेशन दूर हो जाए। तो जितनी हम प्राकृतिक रूप से शाकाहारी भोजन में हरी चीज़ें और लाल चीज़ों का प्रयोग करें, हरी चीज़ों से हमारा लीवर अच्छा होता है, और लाल चीज़ें से टमाटर है, चुकंदर है, अनार है, गाजर है ना, ये जितना हम सेवन करें इससे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। तो राइट फूड से हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, उससे भी हम डिप्रेशन को अपना ठीक कर सकते हैं। तो सर, जिस चीज़ के लिए ध्यान रखना है वो अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, और साथ ही शुद्ध, सात्विक और अच्छा भोजन खाना है। पैक्ड फूड को अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको नेगेटिविटी ही शायद आपके शरीर में आएगी। इसमें मैं आपका जो एक स्पेशलाइजेशन है एक्यूप्रेशर, ये कैसे मदद करता है? ये एक्यूप्रेशर तो बहुत बेहतर चिकित्सा पद्धति है। एक्यूप्रेशर में हम नाड़ियों को स्टिमुलेट करते हैं, नाड़ियों को जागृत करते हैं। डिप्रेशन में हमारी हार्ट की नाड़ी प्रभावित होती है, हृदय की नाड़ी। तो हृदय की नाड़ियों के लिए हमारे पास कलाई पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है HT7, छोटी उंगली के लाइन में। रिस्ट पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम मसाज करते हैं दोनों हाथों में बारी बारी से 2 से 3 मिनट के लिए करना चाहिए। अच्छा, दिन में 3 बार, अगर ज़्यादा जरूरी है तो 5 बार भी कर सकते हैं, नहीं तो 2-3 बार करें। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथ में मसाज करते हुए हम जल्दी फायदा लेना चाहते हैं तो छोटी उंगली के टिप्स को, जो कि HT9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको मसाज कर सकते हैं। अगर माइल्ड है तो HT7 काफ़ी है। अगर ज़्यादा हो गया है, डिप्रेशन मॉडरेट स्टेज पे, एडवांस स्टेज पे सीवियर डिप्रेशन हो गया है, तो HT7 के साथ HT9 को भी मसाज हम दोनों हाथों में करें। मसाज करने के साथ साथ हम यहाँ पे कलर थेरेपी कर सकते हैं। कलर थेरेपी जब हम करते हैं, यहाँ पर हम लाल रंग लगा के 6 घंटे के लिए लगभग दिन के समय रखें। तो ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग का प्रयोग जो है हार्ट की नाड़ी को एक्टिवेट करता है, और नाड़ी जब एक्टिवेट हो तो डिप्रेशन अपने आप गायब हो जाता है। यानी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम याद रखें, और इसको कब तक दिन में कितनी बार इसको दबाना रहता है सर? एक बार में 2 से 3 मिनट के लिए दबाना होता है। वैसे दिन में हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। अगर माइल्ड डिप्रेशन है, इनिशियल का स्टेज है, दिन में 3 बार काफ़ी है। अगर सीवियर हो गया है, दिन में 5 बार फिर करना चाहिए। और परिवार के दूसरे लोग करेंगे 1-2 बार तो थोड़ा याद रहेगा करने को, और साथ साथ कर सकते हैं।
एक दो बार खुद से करने के लिए कहना चाहिए और एक दो बार दूसरे फैमिली मेंबर को करना चाहिए। उनसे पूछें उनको करते हुए कि आज किया, कर लिया तो बहुत अच्छी बात, अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएशन हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है। अगर किया तो अप्रिशिएट करें, नहीं किया तो हाथ में करते हुए प्यार से फिर से बोले कि रोज 3 बार दबाओ। बार बार बोलने से हमारी कंडीशनिंग माइंड की बन जाती है और फिर वो व्यक्ति करने ही लग जाता है। तो एक्यूप्रेशर से हम अपने डिप्रेशन को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही सर किस तरह से म्यूजिक थेरेपी भी हेल्प कर सकती है हमारे को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए? एक्यूप्रेशर से रिलेटेड एक और तरीका है म्यूजिक थेरेपी पाने से पहले मैं EFT की बात करना चाहूँगा जी। EFT होता है इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। EFT में हम अपनी बॉडी के अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स को, एक्यू पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं और साथ ही साथ अफर्मेशन के सेंटर्स बोलते हैं। ओके। तो अब जैसे हमारे आंखों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है ST3। हम अगर नाम ना भी जानते हो, हम इस लोकेशन को समझते हुए हम इसे टैप करें और टैप करते हुए बोलें अफर्मेशंस। मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं खुशी से अपने काम को करता हूँ। आई डू व्हाट आई लव, आई लव व्हाट आई डू। मैं खुशी से अपने काम करता हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ। इस पॉइंट के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं कान के किनारे। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एंजॉय माई सेल्फ, आई एंजॉय माई लाइफ, आई एम एक्टिव, आई एम डायनेमिक। आंखों के ऊपर आई लव माई सेल्फ, आई एंजॉय माई लाइफ। किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे कोई भी अफर्मेशन आ सकता है। एक्यू पॉइंट को, EFT पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है और साथ ही साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं। दिन में 3 से 5 बार अगर हम EFT के करते हैं तो यह भी हमें अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। सर ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि EFT के द्वारा भी हम लोग डिप्रेशन से खुद को बाहर लेकर आ सकते हैं, अकेलेपन से खुद को बाहर लेकर आ सकते हैं। और अफर्मेशन जैसे कि आप हमेशा ही कहते हैं कि खुद से प्यार करना है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। म्यूजिक थेरेपी के बारे में मैं चाहूँगी कि आप संक्षेप में हमें बताइए। देखिए, डिप्रेशन में हमारा हार्ट चक्र जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हार्ट चक्र को संतुलित करने वाले राग दुर्गा, राग भैरव, अगर हम इनको सुनने की आदत डाल लें, और म्यूजिक को तो हम कभी भी सुन सकते हैं। बैठ कर सुनना आइडियल है। बैठने के बाद अगर हम आंख बंद कर लेते हैं तो और भी आइडियल है। नहीं तो हम काम करते करते भी म्यूजिक को सुना जा सकता है। और रागा बेस्ड अगर हम सॉन्ग्स अगर हम गाना चाहें, गुनगुनाना चाहें, तो गाना को गाना भी एक आपको एक्टिव कर देता है और आपके मूड को अच्छा करता है। तो गाना गाने की आदत डालिए। जो भी जिनको भी लगता है क्योंकि जीवन में खुशी बढ़ाना है, डिप्रेशन ठीक करना है, साथ में गाना गाएं, चाहे गाना कोई भी हो। राग दुर्गा, राग भैरवी बेस्ट होगा तो बेस्ट है, नहीं तो गाना गुनगुनाने से हम अपने मूड को अच्छा रखते हैं। तो इस तरह से म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से हम डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, आपका खुश रहना आपकी काफ़ी सारी समस्या का समाधान बन सकता है। डिप्रेशन और लोनलीनेस एक ऐसी समस्याएं हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में रुकावट डालेगी। और जिस तरह से सर ने बताया कि आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, खुद को खुश रखेंगे और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप इन समस्याओं से खुद को अलग कर सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों के साथ इतना अद्भुत ज्ञान साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा दर्शकों, आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है आपका मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। आप खुश रहेंगे और सकारात्मक रहेंगे तो किसी भी तरीके की मानसिक समस्या आपको नहीं घेर सकती है। बस ज़रूरत है आपका खुद पर ध्यान देने की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी।